चलिए, अब मैंने कहा था इससे पहले के वीडियो में जिसमें हम सदिश राशियों में जो दो दिशाओं में गति है, एक समतल में या एक तल में जो गति है, हमने उसकी रूपरेखा बनाई थी कि भाई कैसे वहाँ वेलोसिटी होगी, कैसे विस्थापन होगा, कैसे, उसके मैंने दो उदाहरण दिए थे आपको, ठीक। और ये बताया था कि गति कैसे होती है, ये पहले वीडियो में हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि उसी चीज़ पर आधारित, यानी जो समतल में गति है उस पर आधारित, सदिश निरूपण पर आधारित जो एनसीईआरटी में सवाल हैं, अब हम उन्हें कर देते हैं इस वीडियो में ताकि वो चीज़ हमारी पूरी हो जाए। अक्सर कुछ बच्चे ये इस बात की शिकायत करते हैं कि साहब एनसीईआरटी का हल इसमें है नहीं पूरा। देखो, अलग से नहीं है हल, सारे हल अलग से बन के अलग वीडियो में नहीं हैं, लेकिन जो वीडियो जिस टॉपिक का है उस टॉपिक में एनसीईआरटी का हल होता है। मैं कई बार कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, इसलिए मैं हर वीडियो में ये बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का हल उसमें है, टॉपिक में, वीडियो की सीरीज में है, जो वीडियो हैं उनमें है, वो चीज़ अलग से नहीं है। और अगर आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे vidyakul.com पे, तो वहाँ आपको अलग से भी मिलेगा, वहाँ आपको अलग से भी मिल जाएगा, अलग से वीडियो पड़े रहेंगे, बहुत सारे आंकिक उदाहरण वहाँ मिलेंगे आपको, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं अलग से, वो यूट्यूब पे नहीं हैं, वो वहाँ मेरी वेबसाइट पे सारे हैं, वो हम सब बनाते हैं, तो वो बना के मैं वहाँ, यानी जो पूरा मटेरियल है, जो पूरा है, सब कुछ है, वो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसे मेंटेन कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पूरी तरह मिल जाएं। अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो पूरी तरह चीज़ों को हम मैनेज कर ही नहीं सकते, और अगर हम कर भी नहीं मैनेज उनको किसी ना किसी तरीके से, तो आप ढूंढेंगे नहीं, आपको ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि वीडियो की संख्या हज़ारों में पहुंच जाती है, हज़ारों वीडियो हो जाते हैं। आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो 500-600 वीडियो अब तक हो चुके हैं, और उन्हीं 500-600 वीडियो में अगर मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अलग कर दूं तो ये वीडियो 1000 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए यूट्यूब में क्या है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमें ठीक लगता है हम वो वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं ये न्यूमेरिकल है या ऐसा है या यूट्यूब पे नहीं जाना चाहिए इसको, ये पेड में जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा जहाँ पर हम सब कुछ अपना मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उसे वहाँ डाल देते हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो आधे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देखेंगे ज़्यादातर वीडियो क्या है यूट्यूब के ऊपर, वो आधे हैं, अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा उनका यूट्यूब पर डाल दिया गया है, तो बाकी जो पूरे वीडियो हैं वो वेबसाइट के ऊपर हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं। आप ये मान के चलिए कि जो वेबसाइट है वो हमारा एक कोचिंग ट्यूशन सेंटर है। आम ट्यूशन सेंटर में और हमारे ट्यूशन सेंटर में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पूरे साल में आप सिर्फ 1000 रुपये देते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपको उदाहरण बहुत मिल जाते हैं, आपको आंकिक बहुत मिल जाते हैं, आपको थ्योरी विस्तार से मिल जाती है, आपको डेरिवेशन मिल जाते हैं, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं पे भरपूर सवाल मिल जाते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें हम दे रहे हैं धीरे धीरे, सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे दे रहा हूँ, सारी चीज़ें वेबसाइट पे लगती जा रही हैं। और जो बच्चे वेबसाइटों पर गए हैं अब तक, जो बच्चे अभी तक मेरी वेबसाइट पर गए हैं, जिन्होंने एनरोल्ड कर दिया है, वो काफ़ी खुश और संतुष्ट भी हैं। सवाल रिज़ल्ट का है, रिज़ल्ट कैसा रहेगा, और हमारी संतुष्टि का भी सवाल है। अब अगर देखा जाए कीमत की दृष्टि से तो कीमत तो कुछ भी नहीं है, 1000 रुपये ही है। खैर वो छोड़िए, वो बाद में बात कर सकते हैं उस बारे में। अभी हम आ रहे हैं एनसीईआरटी के उदाहरण, और जो दो दिशाओं में गति या सदिश निरूपण पर आधारित जो गति है उस पर। तो पहला उदाहरण यहाँ आया है इस बार में एनसीईआरटी में, ये उदाहरण संख्या 4 है, पेज नंबर है 76 क्या कहता है उदाहरण में? किसी कण की स्थिति बताई गई है, तो मैं स्थिति लिख देता हूं पहले। यह है उदाहरण 4, ठीक। किसी कण की स्थिति, ओके। क्या स्थिति बताई है? 3t 2t² 5, यानी जो स्थिति है वो है इस प्रकार, r सदिश 3t 2t² 5, ये k कैप में है, ये j कैप में है,
और ये आई कैप में है। यानी ये स्थिति जो है देखो ये कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर है और ये जेड अक्ष पर है। इस प्रकार है, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैं अलग अलग अक्षों पर ले जाकर अलग अलग तरीक़ों से आपको गणनाएं करना सिखा रहा था, बिल्कुल वही बात आ गई है। तो ये स्थिति है किसी समय t पर, जहाँ समय है सेकंड में, ठीक। अब मान लीजिए हम इसमें समय t के स्थान पर समय रखना शुरू करें 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो ये आई जे के साथ में जो नंबर हैं, जो निर्देशांक हैं x अक्ष का, y अक्ष का, z अक्ष का, ये बदलेंगे। जिसमें हम देख रहे हैं कि z अक्ष में तो t है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट बना रहेगा। यानी z अक्ष पे देखा जाए तो 5 मीटर है तो 5 ही मीटर पे रहेगा और x में y में चलता रहेगा। कुछ इस तरीके से ये स्थिति बता रहा है। तो ये क्या है, ये निरूपण है स्थिति का। स्थिति का ये सदिश निरूपण है जो किसी भी समय पर स्थिति बताता है। अब अगर हम इसमें परिवर्तन करें स्थिति में तो हमें विस्थापन मिलता है। अगर हम विस्थापन परिवर्तन की दर देखें तो हमें वेग मिलता है। अगर हम वेग का परिमाण देखें तो हमें तत्काल चाल मिल जाती है। अगर हम वेग का परिवर्तन देखें, वेग परिवर्तन की दर देखें तो हमें त्वरण मिल जाता है, ठीक। खैर अब सवाल देखते हैं क्या क्या है। तो कह रहा है कण का वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग और त्वरण, ठीक। यानी वेग सदिश और त्वरण सदिश ज्ञात कीजिए। यह आ गया मान लीजिए, ठीक। अब सबसे पहली बात कि ये क्या है, स्थिति है। स्थिति में परिवर्तन क्या बनेगा, विस्थापन बनेगा, और विस्थापन का अवकलन कर दूं तो क्या बनेगा, वेग बन जाएगा। अब मैं सीधे कर देता हूं इसको, देखो ये dr/dt कर देता हूं, अवकलन कर देता हूं सीधा, क्योंकि dr बन जाएगा क्या, डेल्टा r यानी विस्थापन, और समय परिवर्तन यानी छोटा सा समय dt, तो ये हो गया वेग परिवर्तन, मतलब वेग विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक। अब कर देता हूं अवकलन, करते हैं। तो 3 जो कहते हो t का अवकलन 1 होगा, i सदिश जो कहता हूँ प्लस 2t² 2 जो कहता हूँ t² का 2t होगा, और दिशा का सदिश j एज इट इज रहेगा 5 इसमें कुछ नहीं है t, इसका 0 हो जाएगा, 0k कैप ऐसे। तो कुल मिलाकर ये वेग का सदिश आ गया, देखो कितना आ गया, 3i कैप प्लस 4t j कैप, और ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो स्थिति है वो किस में है, मीटर में है, और जो समय है वो किस में है, सेकंड में है। अब बात करूं त्वरण की, अगर त्वरण की बात करूं तो क्या होगा, dv/dt यानी वेग का अवकलन, वेग का डिफरेंशिएशन। तो ये तो नियत हो गया, ये तो 0 आ जाएगा, 0i कैप। यहाँ t है तो ये होगा 4j कैप, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक। तो नहीं a जो बन रहा है, a आ गया देखो बस 4j कैप, यानी a में समय नहीं आया। कैसा त्वरण है, नियत त्वरण है, कांस्टेंट त्वरण है, एक्सेलरेशन है, लेकिन चाल में समय है। यानी एक्स अक्ष पर जो वेग है वो तो नियत है, ये है 3, बस एक्स अक्ष पर चलता रहेगा 3 मीटर प्रति सेकंड से, और वाई अक्ष पर बढ़ेगा 4t का मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में बढ़ता जाएगा, ठीक। अब ये तो बात आई वेग का समय पर आधारित होना कैसा है, इसके तरीके से। त्वरण समय पर आधारित नहीं है, त्वरण नियत है, उसमें t आया ही नहीं, वो तो 4 है बस, और y अक्ष पे है। ये 2 बातें पक्की हो गई। अब अगला सवाल क्या है, 1 सेकंड पर वेग का परिमाण और दिशा बताइए। 1 सेकंड पर तो वेग है कहाँ, जरा वेग को उठा के लाओ, ये रहा वेग,
3i कैप प्लस 4t j कैप, ये वेग है। 1 सेकंड पर तो t की जगह पे क्या रख दूं, 1 रख दूं। यहाँ पे तो t है नहीं, इसे ऐसे ही रख दूंगा, ठीक। यानी वेग जो है वो आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसका परिमाण बताऊंगा, तो वेग का परिमाण आप निकालना जानते हैं, 3 का वर्ग 4 का वर्ग वर्गमूल, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब आई वेग की दिशा, वेग की दिशा, ठीक। तो क्या लिखें, वेग की दिशा, ठीक। तो वेग की दिशा कैसे निकालेंगे, देखो दिशा सदिश ऐसा होता है, दिशा सदिश n कैप, टोपी लगा देते हैं n के ऊपर, किसकी है ये वेग की है, ऐसे v लगा देते हैं। तो इसमें करते हैं वेग का सदिश और उसका परिमाण, ऐसे। तो वेग का सदिश क्या है, ये रहा वेग का सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप, परिमाण क्या है 5। तो ये है दिशा सदिश। अब अगर कोण देखें कितने कोण पर है, तो कोण देखना चाहें तो देखो ऐसे होता है, ये मान लिया x अक्ष और ये मान लिया y अक्ष। यहाँ मान लें कोई बात नहीं, y अक्ष ऐसे, y अक्ष के समांतर y अक्ष जैसे चाहे मान सकते हैं। y अक्ष पे वेग कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा ऐसे, ये भी 4 ये भी 4, ठीक। यानी ऊपर की तरफ कितना 4 और नीचे की तरफ आधार पे क्या है 3। तो ये कोण बताएं थीटा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा 4/3। तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 4/3, ऐसे, ठीक। तो tan इनवर्स 4/3 कितना है, tan इनवर्स 4/3 कितना है, अगर देखें साइन में 3/5, कॉस में 3/5, साइन में 3/5 कितना होता है 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये वैल्यू आती है 53 डिग्री के आसपास, तो 53 डिग्री हो जाएगा। एक्स अक्ष से कितना बनेगा 53 डिग्री बनेगा, क्योंकि tan में 4/3 है, tan में 3/4 कितना होता है 37 डिग्री होता है। ये खैर अलग बात है, आप ये आंसर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। विद एक्स अक्ष ये वेग है, और वेग सदिश क्या है, ये वेग सदिश है, ये भी दिशा है, सही मायने में ये दिशा है। और ये क्या है, दिशा वाला कोण है, ठीक। तो दिशा या दिशा वाला कोण वो त्रिभुज से निकाल के बता सकते हैं, वो सरल बात है, उसमें कुछ नहीं। एक वेग कहाँ है, y अक्ष पर है और एक वेग x अक्ष पर है। तो y अक्ष का वेग ऐसे और x अक्ष का वेग कैसे, ये हो गया vy, ये हो गया vx। तो ये बन जाएगी x अक्ष से दिशा, ये कोण बन जाएगा थीटा, vy/vx, vy/vx ये होता है tan थीटा, x अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण, ठीक। तो ये बड़ा आसान होता है, x अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण vy/vx होता है, हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ चाहे निकाल लो इसको आप। तो उसके लिए क्या है, y अक्ष पे कितना वेग है, x अक्ष पे कितना वेग है, या फिर सदिश देखें, दिशा का सदिश बना लें, ठीक। ये भी दिशा है, जैसे चाहे निकाल लो आप। तो ये था हाँ हमारा उदाहरण नंबर 4, है ना। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं फिर। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 पर, वो भी ऐसा ही एक सरल सा सवाल है, आसानी से होगा।
उदाहरण नंबर 5 है ना। चलो 5 पढ़ते हैं। t बराबर 0 पर कोई कण मूल बिंदु से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। अब मूल बिंदु है ना, तो पहले बनाओ x y, और जो पहला वेग है वो है इस कण का इस तरफ को, ये कण बना दिया देखो, और पहला वेग है इसका 5 i कैप मीटर प्रति सेकंड, यानी जो पहला वेग है वो है u, वो है 5 i कैप मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कण को जो पहला वेग दिया गया है वो x अक्ष पर दिया गया है, y अक्ष पर नहीं दिया गया। ये वेग की जानकारी है। XY समतल में उस कण पर ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। अब इस पर जो त्वरण है वो कैसा है, अगर त्वरण देखें तो कैसा है, त्वरण है 3 और 2, 3 i कैप 2 j कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख दो यूँ। यानी त्वरण में देखो, त्वरण में दोनों बातें हैं, त्वरण कहाँ है, x अक्ष पे भी है, y अक्ष पे भी है। अगर त्वरण की बात करूं तो एक त्वरण आगे की तरफ है ax, वो है 3, और एक त्वरण ऊपर की तरफ है ay, है ना, वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे। लेकिन y अक्ष पर प्रारंभिक वेग नहीं है, y अक्ष पर ऊपर की तरफ जो uy है, अगर देखें uy वो 0 है, और यहाँ पे ux है 5। तो बात क्लियर हो गई कि x अक्ष की जानकारी अलग से मिल गई आपको, y अक्ष की जानकारी अलग से मिल गई आपको। तो अब इसे टुकड़ों में कर देते हैं। देखो ये हो गया x अक्ष पर गति, और इधर y अक्ष पर गति। ठीक, अलग अलग अक्षों पे करेंगे, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। शुरू में क्या करो कि अलग अलग अक्षों पर करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें पहचान हो जाए अलग अलग अक्षों पर गति कैसे होती है। बाद में उसे मिला लेना, फिर सदिश में लिखो, हल कर दो, सदिश में निरूपित करो, हल कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अलग अलग अक्षों पर गति को पहले ठीक से समझ लें, उसके बाद अपने माइंड में अपने आप चीज़ें मिल जाती हैं, शॉर्टकट अपने आप बनते हैं, फटाफट होते हैं सवाल, अगर हम चीज़ों को अलग अलग समझ सकें, अलग अलग इनका क्या महत्व है। हम क्या करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, दाल आलू चावल पावल सब घुल जाता है उसमें। तो सेपरेट करना, सेपरेट करने, अलग अलग करने में फिर हम पेपर में, एग्जाम में या सवाल पे हम फंस जाते हैं, अरे था तो यार ऐसा तो था, वैसा तो था, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए थोड़ा अलग अलग करें, पहले शुरू में अलग अलग करें, बाद में दिमाग अपने आप सेट कर लेता फिर। अब अगर x अक्ष पे गति की बात करें तो ये देखो vx ux प्लस at, ये समीकरण लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्वरण है वो नियत है। अगर नियत नहीं होता तो समाकलन होता, जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में बताया था, इससे पहले के वीडियो में बताया था, फिर समाकलन हो जाता, फिर इंटीग्रेशन कर देते। ठीक, अब यहाँ पे vx कितना, ux कितना है, देखो ये रहा 5, x अक्ष पे 5 है, कितना त्वरण है, x अक्ष पे 3 है, समय हो गया t। तो ये जो वेग है ये कहाँ का है, x अक्ष का है। y अक्ष पे बनाते हैं vy uy प्लस ayt। तो vy यहाँ पे 0 है, यहाँ कितना है, 2 है, t है, तो vy कितना हो गया, 2t हो गया। तो ये वेग कहाँ का, y अक्ष का, और ये वेग कहाँ का, x अक्ष का। अगर x अक्ष का विस्थापन देखें तो x कितना होगा, विस्थापन कैसे निकालेंगे, नियत त्वरण में विस्थापन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्या करें, लिख देते हैं uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। आप जानते हैं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, नियत त्वरण में यही समीकरण होता है। अब ux क्या है, ये रहा 5, तो x हो गया 5t प्लस 3/2t स्क्वायर। ax क्या है, 3 है, 1/2। अब यहाँ पे देखें अगर, तो ये हो गया y uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। यही समीकरण वहाँ लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी नियत त्वरण है
अब वो कितना होगा, ये 0 हो गया क्योंकि प्रारंभिक वेग नहीं है वाई अक्ष पे। 1/2 कितना है, ये 2 है, ये हो गया t², ये लो तो 2 तो कट गया, तो y हो गया t²। तो ये विस्थापन कहाँ, y अक्ष पे, और ये विस्थापन कहाँ, x अक्ष पे। तो विस्थापन तक पहुँच गए, पहली जानकारियों के आधार पर विस्थापन तक पहुँच गए हम लोग। अब देख लेते हैं सवाल क्या है, सवाल में क्या क्या पूछा गया है। सारी बातें निकल गई। किसी भी टाइम पर विस्थापन चाहिए मिल जाएगा, वेग चाहिए मिल जाएगा, तत्काल वेग चाहिए मिल जाएगा, औसत वेग चाहिए मिल जाएगा, चाल चाहिएगी मिल जाएगी, जो भी चाहे यहाँ सब मिल जाएगा। सब निकाल दिया आपने, समीकरण पूरे कर दिया आपने, सब निकाल दिया। पढ़ लीजिए, जिस क्षण पर x अक्ष का निर्देशांक 84 मीटर है, उस क्षण पर y निर्देशांक कितना होगा। x अक्ष का निर्देशांक किसी समय पर 84 मीटर है, तो वो समय क्या है, समझ रहे हैं बात को। 84 मीटर किसी समय पर है, तो वो समय क्या है, तो पहले समय निकालते हैं। देखो ये हो गया 84, 5t + 3/2 t²। अब इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 3t² + 10t, और ये -4 दूनी 8, 168 है ना, ये बनेगा बराबर 0, 168। अब इसके गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे, t के मान आएंगे हमारे पास। तो t के मान आ रहे हैं हमारे पास जिस क्षण पर 80 मीटर है, उस क्षण पर y का निर्देशांक कितना होगा, t 6 सेकंड। t का मान आ रहा है 6 सेकंड, यानी अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो t का एक धनात्मक मान आएगा 6 सेकंड। तो गुणनखंड करके देख सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं। गुणनखंड तो अपनी तरीके से भी कर सकते हैं आप। t = 6, ये आ गया। अब ये 6 यहाँ रख दो, ये t जो है y कितना हो गया, 6 का वर्ग, तो कितना बन गया, 36 मीटर। बस, यानी उस समय पर जब x कितना है, 84 है, y कितना होगा, तो उस समय पर, यानी वो समय चाहिए पहले, फिर निकाल दिया आपने ना। अब ये कह रहा है इसी समय पर कण की चाल बताइए, तो कितने सेकंड पर कण की चाल देखनी है, 6 सेकंड पर। तो कण की चाल की अगर बात करें तो कण की चाल निकालते हैं। देखो चाल कहाँ से प्राप्त होगी, यहाँ से प्राप्त होगी। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। देखो ये हैं दोनों तत्काल वेग। तत्काल वेग निकालेंगे, फिर वेग निकालेंगे, फिर उसका परिमाण निकालेंगे। तो देखो कितना हो गया ये vx 6 सेकंड पे, तो 5 और 6 × 18, vx बन गया 23, 23। ये बन गया 23, और ये 6 पे कितना बनेगा vy, ये बन गया 12। ठीक, अब इसको वेग के रूप में लिखते हैं, इसको वेग के रूप में लिख देते हैं। अगर इसको पूरा वेग सदिश लिखें तो कैसे लिखेंगे, 23 I कैप 12 J कैप। तो देखो वेग का परिमाण आ जाएगा, देखो वो तो तुम जानते हो, 23 का वर्ग 12 का वर्ग का अंडर रूट। ये जो वेग का परिमाण है यही है चाल, तत्काल चाल। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा एक उत्तर। ठीक, जो भी आएगा 24, 25, 24, 25 जो भी आएगा ये हो जाएगा 26 मीटर प्रति सेकंड। ये वैल्यू आ रही है, चलो लिख देता हूँ इसको, 26 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये था एक और उदाहरण एनसीईआरटी का। ठीक, चलिए अब सवाल देखते हैं। अब इन्हीं समीकरणों पर आधारित सवाल देखते हैं। चलिए, ये मिल गए मुझे 2 सवाल, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 21, 2 सवाल हैं। ठीक, चलिए करते हैं अभ्यास संख्या 20, सवाल नंबर 20 करते हैं। ठीक है,
अब आ गए हम अभ्यास पे, और ये है 4/20। चार बीस में क्या कह रहा है? कहता है कण की स्थिति बताई गई है। बिल्कुल वही कॉमन सी बात है, कण की स्थिति बता रहे हैं। आर बराबर ये बता रहे हैं 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप और 4k कैप, और ये बता रहे हैं मीटर में। कण की स्थिति का सदिश है ये, यानी जो अब तक कर रहे हैं वही है। अब ये कह रहा है कण का VA बताइए, कण का वेग और त्वरण बताइए, यानी जो वेग और त्वरण के सदिश होंगे वो बताइए, यानी अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो वेग की अगर बात करें तो वेग कितना हो जाएगा? वेग हो जाएगा dr/dt, इसे कह देंगे v, वेग सदिश। अवकलन कर देते हैं, 3t इसका हो गया 3 आई कैप जो कहता हूँ, 2t स्क्वायर इसका हो गया 4t जे कैप, इसका कांस्टेंट है, नियत है, इसका 0 हो गया k कैप। तो फाइनली वेग का सदिश मिल गया हमको 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप मिल गया फाइनल। अब इसके बाद त्वरण का सदिश निकालते हैं, है ना। तो अब त्वरण का सदिश क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। त्वरण का सदिश ये होता है, देखो dv/dt, अवकलन करें, ये बन गया। ठीक, ये भी कर देते हैं, देखो इसी का अवकलन होना है। यहाँ पे t नहीं है तो ये 0 हो गया, आई कैप माइनस यहाँ t 1 हो जाएगा 4 जे कैप। तो देखो त्वरण का सदिश मिल गया माइनस 4 जे कैप, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से करवा दिया आपको। ठीक, ये आ गया। और क्या पूछा है? 2 सेकंड पर वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी? 2 सेकंड पर वेग, t बराबर 2 सेकंड पर वेग। तो वेग कहाँ है? जरा वेग को उठा के लाओ, ये रहा वेग। ठीक, तो इसमें t की जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो कितना हो गया? 3, ये झुका तो रहेगा एज इट इज। ये इसमें t की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 जे। तो कितना हो गया? 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप, क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब इसका परिमाण देखना है, परिमाण कितना हो जाएगा? तो परिमाण क्या होता है? उसे कहते हैं चाल। वो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है, लेकिन परिमाण में माइनस नहीं, वो फिर स्क्वायर होता है, उसका प्लस ही हो जाता है। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? गलती कर बैठते हैं, यहाँ माइनस लग देते हैं। यहाँ का माइनस यहाँ नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर होना है ना, तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 64। तो ये बन जाएगा √73, जो भी आएगा ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब दिशा की बात करते हैं। दिशा, तो दिशा का तरीका क्या है? कोण निकालना चाहते हैं, जैसे पहले निकाला था हमने, ये थीटा। यहाँ वाई एक्स है ये, और ये हो गया वी वाई, और ये है वी एक्स। क्योंकि हमारे पास एक दिशा होती है वाई एक्स वाली, एक होती है एक्स अक्ष वाली, और जो वेग हैं वो भी वाई और एक्स अक्ष दिशा में ही हैं। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब देखें तो यहाँ पे जो दिशा है ये कितना है? वेग ये बन रहा है 8 माइनस में, और यहाँ ये बन रहा है 3। ठीक, तो टेन थीटा कितना होगा? अगर टेन थीटा की बात करें, ये हो जाएगा -8/3, और थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -8/3।
क्यों यहाँ माइनस क्यों रखा गया? क्योंकि कोण निकालने में, टेन थीटा का कोण निकालने में या फिर कोई भी कोण निकालने में हम इस दिशान को प्लस नहीं कर सकते। इसका साइन काम करता है, इसका चिन्ह काम करता है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू उल्टी है, यहाँ पे उल्टी दिशा में चल रहा है, वाई अक्ष पर नेगेटिव वाई अक्ष की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो वेग है, वेलोसिटी है, वो नेगेटिव वाई है। तो कोण पे प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का प्रभाव कोण पे पड़ेगा। ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसलिए इसे लिख देंगे कोण एक्स अक्ष के साथ वेग का कोण या चलने की दिशा। वेग कहाँ होता है? जहाँ चलने की दिशा होती है वहाँ होता है वेग। तो एक्स अक्ष के साथ कितने कोण पे चल रहा है? इतने कोण पे चल रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21, ओके। तो ये था, थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, आपने सुनी होंगी माइक में। मैंने पड़ोसी देखा भाई क्या बात है, तो उनको फिर अभी मैंने मना किया, यार ऐसा मत करो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 21 नंबर पे चलते हैं, सवाल नंबर 21 पे चलते हैं, ठीक। चलिए 21 को पढ़ते हैं, ठीक। कोई कण t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यानी प्रारंभिक वेग है, ठीक। तो लिया 4:21। तो प्रारंभिक वेग u जो है वो है 10, यानी 0 i कैप है और 10 j कैप है, मीटर प्रति सेकंड। इस बात को समझें, क्योंकि जो 0 i कैप है ये सवाल में नहीं बताया। सवाल में दिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड यानी j कैप से चलना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि x अक्ष पर उसको प्रारंभिक वेग दिया ही नहीं गया, ये 0 है। और ये कब है? t बराबर 0 पर, ऐसे। अब त्वरण लगा है इसके ऊपर। अब त्वरण की बात करें अगर, कैसा त्वरण है इसके ऊपर? 8 i कैप और 2 j कैप, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इस पर त्वरण है, ठीक। तो यहाँ से ये गति अलग अलग हो जाती है। आपको दिख रहा है, आप समझ गए हैं कि x अक्ष पर चीज़ कुछ और हो रही है, y अक्ष पर जो हो रहा है वो y अक्ष पर हो रहा है, ठीक। अब हम देखें, अगर इस गति को अलग अलग कर दें, इसे कर दें x और इसे कर दें y, ऐसे ये जो y अक्ष वाली गति है इसको इधर ले लें और जो x अक्ष वाली गति है इसको इधर ले लें, तो हम देख रहे हैं कि जो त्वरण है वो नियत है, यानी vx ux प्लस axt, यानी v इक्वल टू u प्लस at। सिंपल सी बात है।
इधर देखा जाए तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक, अब रख दें मान प्रारंभिक वेग x अक्ष पर क्या है, शून्य है, तो यहाँ शून्य रख दो। वी एक्स 0 प्लस कितना त्वरण है 8, तो 8t कर दो। तो देखो x अक्ष पर वेग का समीकरण तैयार है। ठीक, आगे यहाँ पे आ जाओ। y कितना प्रारंभिक वेग है जो दिया था वो 10 है, कितना त्वरण है 2 है, ये रहा। तो y अक्ष पर वेग का समीकरण एकदम तैयार है। ठीक, अब विस्थापन की बात करें। x क्या विस्थापन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर u x a x। तो u x तो 0 है, 0 हो गया। हाफ a कितना a है, ये रहा 8 t स्क्वायर। ये है x अक्ष पर विस्थापन। y अक्ष पर विस्थापन क्या है, u x t प्लस हाफ a u y t है ना, a y t स्क्वायर। तो u y कितना है, ये रहा 10 t प्लस 1/2, कितना त्वरण है 2, तो ये 2t स्क्वायर। ऐसे तो ये क्या है, ये y अक्ष पे विस्थापन है, और ये क्या है, ये x अक्ष पे विस्थापन है। तो अब x अक्ष पर गति कैसे होगी, इसके अनुसार होगी। देखो इसे काट दो 4, तो x अक्ष पर विस्थापन होगा 4t स्क्वायर। y अक्ष पर विस्थापन होगा 10t प्लस 2 कट जाएगा t स्क्वायर, 10t प्लस t स्क्वायर। ठीक, और जो वेग हैं ये है x अक्ष वाला और ये है y अक्ष वाला। सारी बातें आ गई हैं, जो चाहे निकाल लो। अब देखो पहला सवाल क्या पूछा, किसी समय x बराबर 16 मीटर पर होगा तो y पे क्या होगा उस समय। तो पहले लगा देते हैं x कितना 16, तो 16 लगाते हैं x के बराबर। क्या समय आएगा, देखो 4 से काट दो, समय आएगा 2 सेकंड। समय होता है धनात्मक, अगर 4 का वर्गमूल करोगे तो प्लस का 2 माइनस का 2, दो बातें आएंगी, लेकिन समय पॉजिटिव होता है, तो इसलिए समय को धनात्मक 2 सेकंड ले लिया। अब इस 2 सेकंड पे y कितना है यहाँ डाल दो वापस, तो y हो गया 10, 2 और 2 का वर्ग, तो देखो y कितना बन रहा है, y बन गया 24 मीटर। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, इस क्षण कण की चाल कितनी होगी। तो चाल कितनी होगी, चाल बतानी है हमें। ठीक, यानी पहले निकालेंगे वेग, वेग का परिमाण निकाल देंगे, कितने टाइम पे, 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे वेग कितना होगा। ठीक, चलो इसे डालो यहाँ से, देखो केवल वेग वेग रखो, ये देखो आ गया वेग ऐसे। अब 2 सेकंड पे निकालते हैं vx कितना होगा, vx होगा यहाँ t की जगह पे 2 रखेंगे 16 मीटर पर सेकेंड। vy कितना होगा, vy होगा 10 जो कहता हूँ, और यहाँ 2 सेकंड रखेंगे तो 4, ये हो जाएगा 14 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अगर इसे वेग सदिश में लिखते हैं, वेग सदिश क्या बनेगा इसका, x अक्ष पे कितना है 16 i कैप, y पे कितना है 14 j कैप। ठीक, अब इस वेग का परिमाण निकालें, जो चाल बनेगा वो होगा 16 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर का वर्गमूल। अब ये कितना बनेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको और सॉल्व कर लो आगे। तो वेग का परिमाण जिसे तुम कहते हो चाल, वो कितना हो गया, एक हो गया 256, एक हो गया 196, ऐसा हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये आ जाएगा जो भी आएगा, 6 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 52 452, 9 और 5 14 और 1 15, 6 से 12 52 हो गया, 3 2 और 1 3 452, 452 का वर्गमूल जो भी है। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारी चाल। बस सदिश राशियों के वेग स्थिति के निरूपण पर हमारी बात पूरी हो गई है। सदिश राशियों का जो समतल में गति की रूपरेखा है,
सदिश राशियों के पदों में, वो पूरी हो गई है। उसमें एनसीईआरटी में 2 उदाहरण 2 सवाल थे, वो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने उसके उदाहरण देकर उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि किस प्रकार से वो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नदी को पार करना, बरसात में छाता कहाँ ओढ़ेंगे, कैसे बचेंगे बरसात से, है ना। हवा में कोई पानी का जहाज जा रहा है, हवा इधर को बह रही है, जहाज किधर को जाएगा, इस तरह के सवाल हैं। तो बात करेंगे अपेक्षिक गति के बारे में, अगले वीडियो में शुरू करेंगे अपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। ओके।